नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आप भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं और आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए तीसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के साथ में इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 3 हमारे प्लैनेट थे लेकिन एक प्लैनेट नहीं था, और वो वाला ऑप्शन था प्लूटो। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह देखने को मिलेंगे, लेकिन 2006 के पहले तक इन ग्रहों की संख्या 9 थी। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, और ये जो दिवस है वो मुस्लिम लीग ने मनाया था और ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे को हम लोग 1946 के कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, और इस अवसर पर पूरे भारत के 7 साल कलकत्ता में आपके हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने इसे मनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई थी, और उस समय जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, नाम था इनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनका नाम था। और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद में हमारे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे जो पंडित लच्छू महाराज हैं इनका संबंध कौन से क्लासिकल डांस से है। तो सिंपल सा प्रश्न था, ये आपके कथक डांस से संबंधित हैं, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बिरजू महाराज हमारे कथक के सबसे बड़े डांसर थे, जयपुर घराने से ये संबंधित हैं। लच्छू महाराज और शंभू महाराज ये दोनों इनके चाचा थे। इसके अलावा सितारा देवी, सोना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे ये सारे भी हमारे कथक क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैजू बावरा किस शैली के संगीतकार थे। तो भक्ति काल के समय या फिर आप कह सकते हैं मुगलों के समकालीन ये हमारे एक संगीतकार थे। नाम इनका बैजू बावरा है, और ये आपके ध्रुपद शैली के थे। किस शैली के? ध्रुपद शैली के ये संगीतकार थे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उस समय राजा मान सिंह थे उनके दरबार के ये एक गायक थे और तानसेन के समकालिक थे। नाम इनका है बैजू बावरा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेम्पति चिन्ना सत्यम ये हमारे कौन से डांस से संबंधित थे या फिर हमारे कौन से क्लासिकल डांस के गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करते हैं तो ये आपके कुचिपुड़ी डांस के गुरु थे। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, उसी के ये गुरु थे। कुचिपुड़ी की बात हो रही है तो कुछ इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सिद्धेंद्र योगी, राजा रेड्डी और इनकी पत्नी राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, हलीम खान, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, नटराज रामकृष्णन ये सारे हमारे कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ, तो ये आपके कौन थे। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो आपके जनरल बिपिन रावत जी ही थे। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है इसके 57वें नंबर के अध्यक्ष भी थे आपके जनरल बिपिन रावत। तो हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे ये भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा ये ना केवल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इसके अलावा जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसके भी ये अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। तो कई बार ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। आप सभी को पता होगा कि 1191 में पंजाब के तराइन में जब पहला युद्ध होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं और उसके बाद में 1192 में मोहम्मद गोरी वापस लौट करके आता है और तराइन के दूसरे युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि तराइन नाम का जो स्थान है वो आपको पंजाब राज्य में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा रिपीटेड है कि हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हर टीम में आपको 11-11 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, खो-खो में 9, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, वॉलीबॉल में 6, हैंडबॉल में 7 और बेसबॉल में आपको 9 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा टोटल कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न था। आप सभी को पता होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपके राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो आपके 250 सदस्यों की है। हालांकि वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं और इन 245 सदस्यों में से 233 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जबकि 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ में सीमा बनाता है। तो ऐसे एक छोटा सा देश है जिसका नाम भूटान है और राजधानी इसकी थिम्पू है। इससे पहले एमटीएस में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका सिक्किम सीमा बनाता है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। फिर आप आएंगे तो यहाँ पर असम सीमा बनाता है और उसके बाद में ऊपर बनाता है पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल आपके 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसी में से कोई एक राज्य आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में ये तीसरे स्थान पर हैं। ओवरऑल ये आपके सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में 5वें स्थान पर हैं और ये हमारे देश के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है इसके साथ साथ इंडियन सुपर लीग की जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है, दोनों ही टीम के ये कप्तान हैं और इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि तेलंगाना राज्य के खिलाड़ी हैं और खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले ये भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो सारे पॉइंट आपको इनके बारे में ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर ने कुल कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। तो पंडित रविशंकर की बात करते हैं, इन्होंने टोटल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। 1968 में इन्होंने पहली बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो आपकी पहली भारतीय महिला हैं उनका नाम है तन्वी शाह और ये एक गायिका हैं। 2010 में इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अच्छा, पंडित रविशंकर के साथ साथ हमारे देश के एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही ज़्यादा आसान कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो बंदरगाह की बात करें, ये हमारा है लोथल। आपको पता होना चाहिए लोथल आपके गुजरात में है, सुतकोदा भी आपके गुजरात में है। इसके अलावा आपका जो धौलावीरा है ये भी गुजरात में है। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न पूछा गया कि चलन में रहने वाले सिक्के और नोट को क्या कहा जाता है। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था मुझे ये पता नहीं चला है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे नोट और सिक्के चलन में होते हैं इन्हें हम लोग M1 मुद्रा कहते हैं। कौन सा? M1 मनी के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। तो M1 मनी का मतलब ये होता है कि हमारी वह करेंसी या फिर हमारे वह कोइन जो कि आपके सर्कुलेशन में है उन्हीं को हम लोग M1 मुद्रा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि पादपों में प्रोटीन का संग्रहण कहाँ पर होता है। मतलब कुछ इसी से मिलता जुलता प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे या फिर खुल्लम खुल्ला नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो ध्यान रखिएगा ऋषि कपूर साहब की ये आत्मकथा है और इसका नाम है खुल्लम खुल्ला। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न छूट गए थे आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था
कि औरंगजेब की जो बेगम थी उनके मकबरे का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब ने शाहजहां की तरह अपनी बीबी दिलरास बानो बेगम की याद में एक मकबरा बनवाया था और इससे हम लोग मिनी ताजमहल भी कहते हैं और इसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। 1660 में औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था और ये इनकी बेगम दिलरास बानो बेगम को समर्पित है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नौरत्नों में से नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इन 9 रत्नों के नाम अबुल फजल और फैजी, ये आपके 2 नवरत्न हैं। इसके अलावा तानसेन और हमारे जो बीरबल हैं, फिर आपके राजा टोडरमल और राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना और हकीम हुक्काम, इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा। तो ये टोटल आपके अकबर के दरबार के नवरत्न थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे हम लोग बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा है और ये हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे देश में वैसे 2 ज्वालामुखी हैं, एक हमारा डॉर्मेंट है यानी कि सुसुप्त है और उसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये भी आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया ए पैसेज टू इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है E.M. फोर्स्टर ने। किसने? E.M. फोर्स्टर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और ये प्रश्न आपके NTPC CBT 1 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुजलाम 2.0 अभियान किस लिए लॉन्च किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2022 में ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो जो आपका ग्रे वाटर होता है उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल कर सकें और उसके बाद में उसे पुनः यूज कर सकें, इसी के लिए सुजलाम 2 अभियान को लॉन्च किया गया है। तो इस साल विश्व जल दिवस यानी कि 22 मार्च के अवसर पर हमारे देश में जो मिनिस्ट्री आप जल शक्ति है उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ग्रे वाटर की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ हमारे घरों से जो आपका गंदा पानी निकलता है, चाहे वह नहाने के बाद बचा हुआ पानी है, कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी है या फिर आपके बर्तन वगैरह धोने के बाद में जो पानी बचता है उसी को हम लोग ग्रे वाटर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी शिफ्ट के कुछ प्रश्न याद हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे जब मैं रात तक इसकी PDF अपलोड करूं तो उसमें उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।